नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका डंका विदेश में बजा करता था, अब उनकी हर तरफ से बदनामी की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने फिर कहा कि हमने युद्ध रुकवाया। हालांकि यहाँ भुवनेश्वर गए हुए थे प्रधानमंत्री 20 तारीख को, और वहाँ 1 साल पूरा हुआ है भाजपा सरकार का। वहाँ उन्होंने जो कहा वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप समझेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कनाडा गया हुआ था, आपको पता ही है, G7 में भाग लेने के लिए, G7 के शिखर सम्मेलन में। वहां यात्रा के दौरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फोन किया। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सभा में कह रहे हैं, जनसभा में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने कहा कि चूंकि आप पहले से ही कनाडा में हैं तो वाशिंगटन क्यों नहीं आते, चलिए खाना खाते हैं और बात करते हैं। और लेकिन मैंने जो है उनके आमंत्रण को सम्मान पूर्वक इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, और कहा कि आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए महाप्रभु की पवित्र भूमि पर जाना आवश्यक है। और आगे उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने विनम्रता पूर्वक उनके प्रस्ताव को, उनके यानी ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम और भक्ति मुझे इस पवित्र भूमि पर खींच रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने वहां भाषण में कहा, लोगों ने तालियां बजाई। अब बताइए, ये चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने सीज फायर करवाया, हमने धमकी दी ट्रेड रोकने की, 17वीं बार बोल चुके। आज भी वायरल हो रहा है उनका वीडियो ट्रंप का। और बाकायदा कुछ लोग तो सिलसिलेवार जितने दिन उन्होंने बोला है उतने बार की कटिंग करके लगाया हुआ, ऐसे वीडियोज भी आप देख सकते हैं ट्विटर। लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई मीडिया में कोई पत्रकार कह रहा हो, कोई प्रवक्ता बोल रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि G7 का जो शिखर सम्मेलन चल रहा था, पहले ही दिन ट्रंप शिखर सम्मेलन छोड़ करके चले गए। उससे कुछ शिखर सम्मेलन का कोई मतलब नहीं था। प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो आमंत्रित थे वहां पे एक जगह जमा हो रहे थे। मोदी जी इसमें सबसे पीछे चल रहे थे। मीडिया में प्रचारित किया गया कि मोदी जी की बातें लोगों ने सुनी। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब? एक तो हद तो, और आपको मैं एक सुनाऊं, उसके बाद मैं आऊंगा बिहार पे, चूंकि अभी मैं बिहार में हूँ इन दिनों। और बिहार में जो लोगों से मेरी बात हो रही है, जो यहाँ चीजें हुई है, प्रधानमंत्री यहाँ भी आकर के गए, भुवनेश्वर से पहले बिहार आए थे। और बिहार में जिस तरह से उनकी सभाओं में हुआ, तो मैं आपके सामने बताऊंगा क्या बिहार की स्थिति है मोदी जी की और भाजपा की। अब एक एक वीडियो में देख रहा था कि जो शहजाद पूनावाला है, एक प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे एक टीवी डिबेट में एक लड़की ने सवाल किया कि अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का आना रोक दिया है कि बाहरी विद्यार्थी नहीं आ सकते, भारत से नहीं आ सकते। तो जवाब क्या दिया? जवाब दिया शहजाद पूनावाला ने कि अच्छा है, इससे नुकसान अमेरिका का है, भारत का टैलेंट उन्हें नहीं मिलेगा। बताइए, निर्लज्जता की भी कोई सीमा होती है या नहीं होती? हार्वर्ड यहाँ से पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी? इसलिए पढ़ने जाते हैं कि भारत में वैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हार्वर्ड में पढ़ने के बाद जो है दुनिया में कहीं भी उसे काम मिल सकता है या किसी बड़े पोस्ट पे काम कर सकता है। लेकिन उसको किस तरीके से ये देखिए प्रचारित करते हैं। अभी और एक वायरल हो रहा है जिसमें ये जो अमित शाह जी हैं कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आए। वहां कह रहे हैं वर्नाकुलर मीडियम से पढ़िए, हिंदी मीडियम से पढ़िए, जबकि सब जानते हैं कि जब से दुनिया ग्लोबल हुई है अंग्रेजी कितनी महत्वपूर्ण भाषा हो। क्या डॉलर छोड़ करके कोई बिजनेस किया जा रहा है हमारे बोलने से? कि नहीं, हम तो रुपया में बिजनेस करेंगे, जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे। ये क्या है, कोई बहादुरी की बात? ये कहना कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, तो कौन सी भाषा बोलेंगे? अंग्रेजी दुनिया की संपर्क भाषा बन गई। चाहे ईरान में काम कर रहे हो आप, या जापान में काम कर रहे हो, चीन में काम कर रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जाना हो आपको, इंग्लिश आवश्यक भाषा है। पूरे देश में आप देखिए इंग्लिश पढ़ाने वालों की भीड़ लगी हुई। सब चाहते हैं अपने हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़े।
तो ठीक ठाक घरों के बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही पढ़ते हैं। इन मंत्रियों के बेटे जो है विदेशों में पढ़ते हैं। क्यों विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए? इसलिए भेजते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर। लेकिन ये जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, गरीब नागरिकों के लिए जिस तरह की बातें बोलते हैं, वो ताली बजाने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने देश की बात कर रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या कोई देश बचा है? दुनिया के तमाम लोग जो प्रतिभावान हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। वो किसी देश में जाकर के काम कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां ने तमाम देश के लोगों को जहां प्रतिभा है वहां से उठाते हैं और वहां काम मिलता है, वहां रोजगार मिलता है। भाषा के आधार पर रोजगार नहीं मिलता। हिंदी हम जानते हैं इसलिए रोजगार नहीं मिलता है। भारतीय भाषाएं जानते हैं इसलिए रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार इसलिए मिलता है कि आप बढ़िया अंग्रेजी जानते हो, आप स्किल्ड हो। लेकिन इस तरह की भाषणबाजी। फिर आप बिहार आते हैं तो बिहार में देखिए मोदी जी आए और पिछले 6 महीने में चौथी बार आए। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो तीसरी बार आए। याद कीजिए जब पहलगांव में जो घटना हुई थी उसके बाद मोदी जी हिंदुस्तान लौट करके आए विदेश की यात्रा छोड़ करके, तो बिहार के मधुबनी गए और मधुबनी से भाषण दिया था। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। फिर पिछले महीने जब आए तो उन्होंने कहा कि देखा, हमने जो कहा था वो किया, मिट्टी में मिला दिया। जबकि पूरा बिहार जानता है कि सीज फायर कराया ट्रंप ने कराया। और सीज फायर क्यों कराया? जब हमारी भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तो हमारी भारतीय सेना को क्यों रोका गया? क्या वो 5 आतंकवादी मिल गए? क्या पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि हम आगे से आतंकवाद नहीं भेजेंगे, आतंकवाद नहीं करेंगे, आतंकियों को नहीं भेजेंगे? क्या पाकिस्तान ने ऐसा कहा? किसी बात का जवाब नहीं, सिर्फ अपनी बात। और देखिए अभी परसों जो आए प्रधानमंत्री बिहार, नीतीश कुमार भी साथ में थे। और बाकायदा जिस तरह के वहां पे लोग लाए गए, जब खत्म हुआ कार्यक्रम, हालांकि तब भी कुर्सियां भरी नहीं, कुर्सियां खाली थी। पिछली सभा की याद कीजिए, पिछली सभा में भी प्रधानमंत्री बोल रहे थे और कुर्सियां खाली थी। लगातार बिहार में उनकी सभाओं में कुर्सियां खाली रहती है, भारी संख्या में, मतलब 30% कुर्सियां नहीं भरती है, 70% से ज्यादा कुर्सियां खाली रह जाती है। प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा होता है। ऐसा भी नहीं कि एडिटेड वीडियो है, उस वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ता है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और ये देखिए कैमरा पैन करते हैं और वो दिखाई पड़ता है कि क्या हाल है, ये क्या बता रहा है। और वो जो भीड़ है 30%, वो भी जबरन लाई जाती है भीड़। बिहार नीतीश कुमार ने जो 20 साल काम किया उसमें जीविका दीदी इंपॉर्टेंट भूमिका है। जीविका दीदी, जीविका दीदी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहां महिलाओं को रोजगार मिला है और कहा गया करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार। उन महिलाओं को जबरन लाया जाता है कि चलिए मोदी जी की सभा है, और वो महिलाएं इसलिए आती हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ भी ये बात जाती है। आप जिनको आपने नौकरियां दी हैं या जिनको रोजगार दिया है या जिनका भला हुआ है आपके शासनकाल में, उनको आप क्या बंधुआ मजदूर समझते हैं? जब चाहे रैली में बुला लेंगे। और हद तो ये होता है कि उनके खाने पीने का इंतजाम उस तरीके से नहीं, जबरन को लेके जाया जाता है। प्रधानमंत्री के सभाओं में जबरन ले जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोदी जी का बिहार में कोई जादू नहीं चल रहा। और जादू क्या चलेगा? बिहार में हर जगह जहां जाइए वहां सीज फायर की चर्चा हो रही है कि सीज फायर क्यों कराया, सीज फायर करा करके भारत की बदनामी की। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका था कि पाकिस्तान पे हम जो है लड़ाई लड़ते और उसको रौंद देते। अच्छा था कि पीओके हम हासिल कर देते, इतना बढ़िया मौका मिला था। तो सीज फायर से मोदी जी की भयंकर बदनामी हुई। फिर एक और वजह देखिए कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की बेइज्जती की बीजेपी, सब उसकी बात कर रहे हैं। कोई आरजेडी को गाली नहीं दे रहा है नीतीश कुमार के लिए, गाली दे रहा है बीजेपी को कि बीजेपी साथ रह करके इतने साल से सत्ता में है नीतीश कुमार के दम पर, और नीतीश कुमार को ही पटकनी देने की, नीतीश कुमार को ही गिराने की सोच रही है बीजेपी। जबकि बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से। 2015 का चुनाव याद कीजिए, 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे और बीजेपी सत्ता से बाहर थी। बीजेपी सत्ता में फिर तब आई जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ करके वापस बीजेपी के साथ गठबंधन किया था।
2020 में बेईमानी की, नीतीश कुमार को धोखा दिया। नीतीश कुमार कहते रहे कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया, चूंकि मालूम है मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाओगे तो लोकसभा में नुकसान हो जाएगा। और 2024 का चुनाव याद कीजिए, नीतीश कुमार की बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति, मीडिया चिल्लाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो समझौता किया, क्योंकि मालूम है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार नहीं है तो बीजेपी की जीत नहीं है। और 12 सीटें बीजेपी को आई, 12 सीट नीतीश कुमार को आई। और आज जो दिल्ली में जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, वो नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है। तो बिहार के लोग ये सारा देख रहे हैं। बिहार में एक नेता नहीं है बीजेपी के पास जिसके नाम पर चुनाव जीत सके। सम्राट चौधरी को उठाया गिराया, दिलीप जायसवाल को उठाया गिराया, संजय जायसवाल को उठाया गिराया, विजय सिन्हा के भरोसे, मंगल पांडे के भरोसे, इन लोगों के भरोसे बिहार में राजनीति चलेगी। और देखिए बिहार में एक और बात बहुत क्लियर हो गई, बिहार में वो क्लियर है कि साफ साफ दिखाई पड़ता है, सवर्ण बनाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, और बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, ये स्पष्ट है। सब लोग मान रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो सवर्णवाद चलेगा, भूमिहारवाद चलेगा, ब्राह्मणवाद चलेगा। और लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह बीजेपी सरकार यहां न बने। हाँ, लोगों को ये डर है कि कहीं बीजेपी कुछ खेल तो जरूर करेगी। और ईवीएम को लेकर के यहाँ भी चर्चा है, लोग कह रहे हैं ईवीएम कोई भी खेल दिखा सकता है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से जो डेटा रखा जाता था साल भर, उसको 45 दिन में समेट दिया, और वो भी कह रहा चुनाव आयोग कि डेटा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मतदाताओं की पहचान जाहिर हो जाएगी, फिर उनके साथ मारपीट की जाएगी। अरे भाई, मतदाताओं की पहचान वीडियो देख करके नहीं होती। मतदाताओं की पहचान वही हो जाती है जो लोकल होते हैं, वो जानते हैं कौन किसको वोट दे रहा है, किसने किसको वोट दिया वो शायद ना पता चले, लेकिन किस जाति का रुझान किस तरफ पे पता चल जाता है, किस वोट पर, किस बूथ पर किसको वोट चल मिल रहा है वो पता चल जाता है, कौन आया वोट देने, कौन नहीं आया वोट देने, वो सब पता चल जाता है। ये किसको गप सुना रहे हैं चुनाव आयोग पर? तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है, बिहार की तैयारी चल रही है, बिहार लूटने की तैयारी चल रही है, कि बिहार में चुनाव आयोग, बिहार में सरकार, बिहार में बीजेपी, कैसे बीजेपी की सरकार बने, इसकी इसका पूरा जो है सही, जिसको कहते हैं कि तैयारी चल रही है। और इस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी है कि नीतीश कुमार को कैसे बेइज्जत किया जाए। इसलिए अमित शाह जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव समय पर होगा। समय पर होगा मतलब कब होगा? वो समय कब आएगा? क्या नीतीश कुमार का कोई विकल्प है आपके पास? अब सवाल ये भी उठ रहा है, आज भी मैं ऑटो से जब चल रहा था, मैं ज्यादातर ऑटो पे चलता हूँ और ऑटो वाले से बात करता हूँ, ऑटो के ड्राइवर से बात करता हूँ, ऑटो पे जो लोग बैठते हैं उनसे बात करता हूँ। मुझे अब तक कोई आदमी मिला नहीं खुल के जो कह रहा है कि नहीं आनी तो चाहिए बीजेपी की सरकार बिहार में। या तो नीतीश कुमार की बात कर रहा है या तेजस्वी की बात कर रहा है। तेजस्वी की बात करते समय हालांकि वो आ जाता है कि यादव बात, कि अगर फिर से आया करें वही लालू प्रसाद जी वाला कहानियां हो गया तो क्या होगा। और ये कई लोग कहते हैं कि 20 साल के पहले जो लालू जी का राजद था उसको आज तक आप नीतीश कुमार और बीजेपी बहस कर रही है, कोई मतलब है? लेकिन वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया वो सेकेंडरी अभी के हिसाब से अगर देखें तो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, कि जब यादव बहुल इलाका है, जब तेजस्वी जब आते हैं सत्ता में, तो वहां पे स्थितियां बदल जाती है और आपस में टकराव होता है, कि संख्या में ज्यादा 14% यादव है। और आरजेडी का मतलब, आरजेडी में हालांकि बहुजनों को साथ जोड़ने की कोशिश हुई, मुसलमान तो पहले से साथ है, लेकिन आप कहीं वो मुसलमान चेहरा या पिछड़ा चेहरा वो दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ते हैं सिर्फ तेजस्वी यादव, अभी जोड़ा गया है मुकेश सहनी को लेकर के चल रहा है। बाकी कौन है आरजेडी में, कौन नेता है जो बहुजन समाज का नेता? ये सब बातें उठ रही। और लेकिन बीजेपी जो रोटी सेकना चाह रही है, बीजेपी जिस तरह से चाल चल रही है, जमीन पे ये दिख रहा है कि बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए, मोदी जी का तो पूरा जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत था भी, हालांकि मैंने कभी नहीं माना कि मोदी जी का बिहार में कोई करिश्मा था, कभी नहीं हुआ। अगर होता तो 2015 में हारते नहीं है। 2015 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, जबकि वो नरेंद्र मोदी जी का उत्कर्ष काल था। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर हमने बनाया, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया, तो बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया, खुद क्यों नहीं बनी हुई?
आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और यही मलाल है बीजेपी वाला। लेकिन मलाल रखने से, षड्यंत्र करके या कोई चाल चल के इतना आसान नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री बनना। क्योंकि बिहार में पिछले 35 साल नीतीश और लालू का जो शासनकाल जोड़ लीजिए वो तो है ही। उसके अलावा 60s के दशक से, 67 से चल रहा है, जब संवित सरकार की बात हुई और 100 में 90 शोषित है, जगदीश बाबू का जो नारा हुआ करता था। तो जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, ठीक है, वो ढेर सारी जातियां और जातियों के बीच अलग अंतर संघर्ष है, लेकिन अगड़ों के प्रति जो है कोई समभाव नहीं है बाकी पिछड़ी जातियों, दलित जातियों को वगैरह वगैरह। अगड़ों के मुद्दे पर अगड़ा पिछड़ा जब होता है तो सारे पिछड़े एक तरफ आके खड़े हो जाते हैं। उनको दिखाई पड़ता है कि अगड़े जो है किस तरह से परेशान करते हैं। और पिछड़े में अब आता है कि यादव गैर यादव, तो ये जो है एक समीकरण है, और इस समीकरण के बीच खड़े हैं नीतीश कुमार, और इसी समीकरण के बीच कांग्रेस पार्टी फाइट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में बहुत तरह के संघर्ष चल रहा है। कोई 70 सीट पर लड़ना चाह रहा है, कोई 50 सीट पर लड़ना चाह रहा है, वो उसको कई गुट हैं। कोई अल्लाह बरू को भगा देना चाह रहा है, कोई शकील अहमद को भगा देना चाह रहा है, कोई अखिलेश प्रसाद के खिलाफ है। तो कई लॉबी है, वो सवर्ण, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित सब लॉबी में कन्वर्ट हो गया। अब राहुल गांधी इसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये देखने वाली बात है। और तेजस्वी के लिए आवश्यक है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के साथ उनका सही सही अलायंस हो। जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को निपटा दे, अगर तेजस्वी यादव की पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस को निपटा दे तो मुश्किल हो जाएगी। नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का सरकार में आना मुश्किल है, तो कांग्रेस के बिना आरजेडी का सरकार में आना मुश्किल है। और पिछड़े वोट सबसे इंपॉर्टेंट हैं बिहार में। पिछड़ा वोट जिसके साथ होगा सरकार उसकी बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस भी पिछड़ा वोट पे इसीलिए फोकस कर रही है, आरजेडी पिछड़ा वोट पे इसीलिए फोकस करती है, तो पिछड़ा वोट के सहारे ही है। नीतीश कुमार की पार्टी पिछड़े वोट पे असर केंद्रित है। बीजेपी अगड़ा वोट उसके पास है, अगड़ा वोट लगभग अगड़ा अगड़ा वोट बीजेपी के पास है, सवर्ण वोट बीजेपी के पास है। लेकिन उसका प्रयास है कि पिछड़ों में भी घुसपैठ की जाए, अति पिछड़ों में घुसपैठ की जाए। लेकिन ये जो नीतीश कुमार है, जो कांग्रेस है, जो आरजेडी है, माले है, जो वामपंथी दल है, ये तमाम दल पिछड़ों के वोट बैंक के साथ है। जिधर ये होंगे उधर ही सत्ता होगी। यानी बिहार में सत्ता उसकी होगी जिसको पिछड़े ज्यादा पसंद करेंगे, अति पिछड़े ज्यादा पसंद करेंगे, मुस्लिम पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन अभी जो जमीन पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एनडीए मुश्किल में है, एनडीए के भीतर संघर्ष चल रहा है। चिराग पासवान अलग बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की बात करें, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता इस बात को लेकर के बीजेपी से चिढ़ रहा है, और किसी भी क्षण कोई समीकरण बदल सकता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।